गोली दर्पण आज का टॉपिक है। गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोली दर्पण होता क्या है इसके बारे में, ठीक है। गोली दर्पण होता क्या है? गोली दर्पण का मतलब गोल है ना, यह कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई होती है, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब जिस दर्पण में एक पृष्ठ पर कलई होती है, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है और उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण। नहीं, गोली दर्पण हुआ था एक कांच के खोखले गोले का एक भाग, एक गोल होता है, एक कांच के खोखले गोला होता है, उसका एक भाग कर दिया जाए और एक पृष्ठ पर कलई हो जाए, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का क्या हो? परावर्तन। एक पृष्ठ पर कलई दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे? गोली दर्पण। कब? जब गोल रहता है। क्या रहता है? गोल। ठीक, गोली दर्पण हो गया। गोली दर्पण के दो भाग होते हैं। गोली दर्पण कितने भाग होते हैं? दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है कि गोली दर्पण का एक भाग, अवतल दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। अवतल दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, इसके दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश होता है। मतलब अवतल दर्पण यह कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश तथा दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। उस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। मतलब ऐसा दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। अवतल पृष्ठ का मतलब कि अ मतलब कमी, अर्थात कमी मतलब दबा हुआ। क्या होगा? दबा हुआ। दबा हुआ अवतल पृष्ठ पर कलई होता है, अवतल पृष्ठ से अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। किस पृष्ठ से? अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण यह भी एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। यह भी एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, इसके दबे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है। इसमें उभरे हुए पृष्ठ पालिश था, इसमें दबे हुए पृष्ठ पालिश होती है तथा उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। उस दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। ठीक, यह हुआ गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होता है? पहला है ध्रुव। पहला क्या है? ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? मतलब दर्पण जान रहे हैं क्या? दर्पण गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? इसे पी से दर्शाते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं। पी फॉर पोल, पोल अर्थात पी से दर्शाते हैं। मतलब परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है ना, ध्रुव को पी से दर्शाते हैं। अगला वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब गोली दर्पण है एक कांच के खोखले गोले का एक भाग है, उसके केंद्र को यदि पूरा मिलाया जाए तो उसका केंद्र होगा, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को किसे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। 60 में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। मतलब यह कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। 60 में डायरेक्ट कर सकते हैं कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर चाहे स्मॉल आर। ठीक, आगे अभिलंब। अगला क्या है? अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? मतलब कि दर्पण का जो द्वारक होता है, दर्पण का द्वारक होता है, उसके मध्य, इसके बीच यह पूरा होगा, इसके मध्य से एक रेखा जाती है जो कि इसको 90 अंश के कोण पर बांटती है। कितने अंश के कोण पर? 90 अंश का। मतलब दर्पण के द्वारक को 90 अंश के कोण से जो डिवाइड करता है वही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक, अगला क्या? मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं?
मुख्य अक्ष ध्यान देते हैं, ये दर्पण का द्वारक है, दर्पण के द्वारक, और ये क्या केंद्र है, क्या है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा जाती है दर्पण के द्वारक को दो बराबर भागों में बांटती हुई जो रेखा जाती है वही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। मतलब कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा जाती है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा जाती है उसी क्या कहते हैं, दर्पण का क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का पूरा द्वारक ये है, मतलब परावर्तक पृष्ठ का पूरा भाग, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का पूरा भाग क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक, दर्पण के द्वारक को यम डैश से दर्शाते हैं, दर्पण के द्वारक को किसे दर्शाते हैं, यम डैश से दर्शाते हैं। ठीक, अगला दिया है मुख्य फोकस। कौन सा, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष ध्यान देते, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पड़ती है, दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को क्या कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। मतलब यहां पर जाती है, यहां पर जाती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में जाती है, उत्तल दर्पण में क्या होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। किसे कहेंगे मुख्य फोकस, एक बार और देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पड़ती है परावर्तन के पश्चात, दर्पण पड़ती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को किसे दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस को किसे दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक, अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्या, फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं, मतलब कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, या मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मतलब 90 अंश के कोण पर, मुख्य अक्ष का विलंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस तल। मतलब मुख्य अक्ष के विलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस तल कहते हैं। मुख्य फोकस तल या फोकस तल कहते हैं। ठीक, सुना। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, मुख्य 3 नियम है। अगर यह जानते हैं तो प्रतिबिंब बनाने आसान तरीका है, आसान बना लेंगे प्रतिबिंब। कब, जब यह जानते रहेंगे तब। ठीक, प्रथम नियम क्या है कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण पड़ेगी तो मुख्य फोकस से चली जाएगी। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पड़ती है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कोई भी किरण है अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। ठीक, दूसरा क्या है, द्वितीय नियम, यदि मुख्य फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, दर्पण पड़ती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यह मुख्य फोकस से जा रही है, दर्पण पड़ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, द्वितीय नियम। तृतीय नियम क्या है, यदि कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दर्पण पड़ेगी, परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते से वापस चली आती है, वक्रता केंद्र से ही वापस चली आती है। मतलब जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। कब, जब वक्रता केंद्र से होकर कोई रेखा जाएगी तब। वक्रता केंद्र से अगर कोई रेखा जाएगी,
दर पे पड़ेगी तो वापस परावर्तन के बाद वापस चली जाती है, कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से ही वापस आती है। ये समाप्त। अगले वीडियो में इसे प्रतिबिंब बनाने के नियम को बताया जाएगा।